गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 6 जुलाई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर को। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कुछ कमेंट्स देखे थे मैंने जहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी पीडीएफ लेने में, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि क्रेजी जीके ट्रिक के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इवनिंग में 6 बजे तक आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, 6 जुलाई के करंट अफेयर को आगे बढ़ाएं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा क्योंकि एक इंडियन मूल के व्यक्ति हटे हैं। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के नए पीएम कौन चुने गए? तो देखिए, हाल ही में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए थे जहां पर ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के नए पीएम नियुक्त किए गए हैं, किर स्टारमर। तो ब्रिटेन के नए पीएम कौन चुने गए? किर स्टारमर। यहां पर हमें थोड़ा सा किर स्टारमर के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये ब्रिटेन में किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए, ब्रिटेन में स्पेशली 2 पार्टियों का वर्चस्व है, एक है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। हम अगर ऋषि सुनक की बात करें तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर थे, फॉर्मर पीएम हैं ऋषि सुनक। ये हार चुके हैं, ब्रिटेन में जो इलेक्शन हुए थे पीएम के लिए वहां पर ये हार गए और अब नए पीएम के रूप में शपथ लेने वाले हैं। कौन? किर स्टारमर, जो कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सदस्य हैं या लेबर पार्टी के मेंबर हैं। ब्रिटेन के नए पीएम नियुक्त किए जाएंगे। ओके, कैजुअल सी इंफॉर्मेशन थी, छोटा सा फैक्ट था लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए भारतीय मूल का व्यक्ति हटा है तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटेन के बारे में आप सभी जानते हैं, यूरोप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको यहां पर ब्रिटेन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो अभी यहां पर केवल इतना देख लो कि ब्रिटेन के नए पीएम कौन, तो ये बने हैं किर स्टारमर। ठीक है ना, कौन हटे? ऋषि सुनक। किर स्टारमर किस पार्टी से हैं? तो ये लेबर पार्टी से। और ऋषि सुनक किस पार्टी से थे? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ओके, इजीली क्लियर हो गया होगा। देखिए यहां पर अपडेट वही पुराना जो आपको पता है। एसएससी वीक चल रहा है अभी आपके लिए, ऑफर ऑफ द डे मंडे से शुरू हो जाएगा, तो ये लास्ट डे है आपके लिए। आप अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, तो ये 14 कोर्सेस में आपको सभी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में लास्ट डे के लिए अवेलेबल है। यहां पर देख लीजिए, और 5 कोर्स इधर हैं। रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक दी गई है, तो आप किसी भी कोर्स को इजीली बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेल कर सकते हैं। ओके, आज लास्ट डे है इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान भारत में वार्षिक रक्षा उत्पादन मतलब डिफेंस प्रोडक्शन कितना रहा? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने देखिए हाल ही में इन्फॉर्म किया है इसके बारे में, और राजनाथ सिंह ने बताया कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है, मतलब रक्षा से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं ऑल ओवर, उनको बनाने में जो उत्पादन हमारा हुआ है वो 1,26,887 करोड़ रुपए का रहा। ठीक है, आपने देखा भी होगा डिफेंस स्टॉक इस खबर के बाद काफी चले भी हैं। ठीक है, तो हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने घोषणा की है, आंकड़े बताए हैं, नॉर्मली कुछ डेटा इन्होंने बताया है। इन्होंने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, डिफेंस के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों के ही डेटा को साझा किया है पब्लिकली, और इन्होंने बताया है कि 2023-24 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,26,887 करोड़ का रहा है। लास्ट में जो 2023-24 में 2022-23 में जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन रहा था, उससे ये ऑलमोस्ट 16.7% ज्यादा रहा। ओके,
आप सभी को पता है गवर्नमेंट की सीधी सी प्रायोरिटी डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की है, तो लगातार डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में आपको पता चल गया, 1,26,887 करोड़। इसके अलावा अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, रक्षा निर्यात, मतलब हमने युद्धपोत सबमरीन बनाई और बेची। रक्षा निर्यात की बात करें, डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, तो डिफेंस एक्सपोर्ट 2023-24 के दौरान 21,083 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि लास्ट के फाइनेंशियल ईयर से 32.5% ज्यादा है। लास्ट ईयर 2022-23 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 15,920 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए का हो गया है। सीधा सीधा 32.5% की उछाल है। ओके, तो ठीक है, ये आपको एक्सपोर्ट पता चल गया, डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ का, और ऑल ओवर डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ है, 1,26,887 करोड़ रुपए का। डन, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? देखिए, पीआईबी की बात करें, यह संस्था क्या है, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट और जितने भी मीडिया संस्थान हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, और जो हम देखते हैं डिबेट्स और जो चैनलों पे देखते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की जितनी भी पहल हैं, योजनाएं हैं, उनकी जानकारी मीडिया हाउसेस को देने का काम पीआईबी का होता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट की संस्था है। हर मंत्रालय या विभाग में एक पीआईबी अधिकारी होता है, जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता होता है उस विभाग का। उस विभाग की या मिनिस्ट्री की कोई भी अगर इनिशिएटिव है, योजना आई है, तो उसकी जानकारी इमीडिएट ये देता है किसको? मीडिया संस्थानों को, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। इसके हाल ही में देखिए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र ओझा को। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। धीरेन्द्र ओझा की बात करें तो ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के एक सीनियर आईएएस एक सीनियर ऑफिसर है धीरेन्द्र ओझा। आईआईएस ऑफिसर आप इनको बोल सकते हैं, धीरेन्द्र ओझा। इन्हें हाल ही में पीआईबी का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। इनके पहले इस पद पर शेफाली शरण थी, इनका कार्यकाल खत्म हुआ है और अब नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए धीरेन्द्र ओझा पीआईबी के। पीआईबी का काम आपको पता चल गया। इस संस्था को फॉर्म किया गया था 1919 में और नेशनल मीडिया सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, यहां पर पीआईबी का हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन? तो ये बने हैं धीरेन्द्र ओझा, आईआईएस, ठीक है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर हैं। प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे जो कॉन्फ्रेंस होते हैं आपको पता है भारत में कहां होते हैं? नई दिल्ली में। और आजकल तो एक पर्टिकुलर प्लेस भी फिक्स कर लिया है, भारत मंडपम, जहां पर नॉर्मली G20 के भी आयोजन किए गए थे। तो नई दिल्ली में प्लास्टिक पुनः, देखिए उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस का, नाम से समझ में आएगा, प्लास्टिक को रिसाइकल करने की तरफ कदम बढ़ाना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और प्लास्टिक कंट्रोल करना, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, 4 से लेकर 7 जुलाई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, भारत मंडपम 4 जुलाई को शुरू होगा, 7 जुलाई को खत्म होगा ये कॉन्फ्रेंस। यहां पर देखिए, अगर इनॉग्रेशन वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में एक सेक्रेटरी है जिनका नाम है निवेदिता शुक्ला वर्मा। इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस कॉन्फ्रेंस का। कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, 4 दिवसीय कार्यक्रम है। उद्देश्य प्लास्टिक को रिसाइकल करना और प्लास्टिक को कंट्रोल करना, है ना। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के मध्य हाल ही में समझौता हुआ? तो
पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन नदी का अगर हम बहाव क्षेत्र देखेंगे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में हाल ही में पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना के लिए दोनों राज्यों में समझौता हुआ है। दोनों राज्यों में जो इन नदियों पर सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो नहरें हैं, उनका पानी आपस में बांटा जाएगा, लाभ जो होगा आपस में बांटा जाएगा। तो दोनों राज्यों के मध्य समझौता है पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना। अगर हम मैप पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चंबल मध्य प्रदेश के एक इंदौर जिला है, जानते होंगे, स्वच्छता में नंबर 1 भी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जाना पाव की पहाड़ियां, जो कि परशुराम की जन्मस्थली भी मानी जाती है। तो जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। देखिए, अगर कैजुअली मैं आपको मैप बताऊं ना एमपी का, तो आपको कुछ ऐसा मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रॉ मैप है, समझना इसको। तो यहां पर इंदौर आपको देखने को मिलेगा पश्चिम में, और इस तरह से एक नदी बहती है जो है चंबल। ठीक है, ये एमपी के जाना पाव इंदौर से निकलती है, राजस्थान जाती है, ये राजस्थान और फिर जाती है यूपी। ठीक है, अब ये हो गई चंबल। इसी की सहायक नदियां दो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से निकलती है, एक है काली सिंध और एक है पार्वती। ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहते हुए चंबल नदी से मिल जाती है। तो चंबल की सहायक है पार्वती और काली सिंध। तो इस तरीके से चंबल, ठीक है, पार्वती और काली सिंध, ये इनका बहाव क्षेत्र आपको ये राजस्थान और एमपी के इन एरिया में मिलेगा। तो इसीलिए जो परियोजनाएं काली सिंध, चंबल और पार्वती लिंक परियोजना या पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना, इनका जो समझौता हुआ है वो दो राज्यों के मध्य हुआ, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैप से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम जो मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, और इनके साथ ही एक यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर भी थे गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी उपस्थिति में दोनों राज्यों के मध्य में समझौता हुआ है। ठीक है, इस परियोजना से मालवा मध्य प्रदेश के 13 जिले और राजस्थान के 13 जिले को फायदा होने वाला है। एमपी और राजस्थान के 13 जिलों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इजी सी चीज थी, बता दिया, मैप मैंने आपको समझा दिया। देखो, अगर आप ये देखोगे तो ये चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, और ये है काली सिंध और ये है पार्वती, है ना। चंबल, पार्वती, काली सिंध, ये गंगा यमुना, ठीक है, नदी की सहायक नदियां है। क्योंकि देखिए, काली सिंध और पार्वती चंबल में मिलती है और चंबल आगे जाके मिलती है यूपी के इटावा में यमुना से, और यमुना गंगा में मिलती है। तो गंगा नदी तंत्र की नदियां आई हैं, ध्यान रखना है ना। पार्वती, काली सिंध और चंबल गंगा यमुना नदी तंत्र का हिस्सा है। अपवा क्षेत्र, बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश राजस्थान है। चंबल नदी यमुना की सहायक है डायरेक्ट, और पार्वती और काली सिंध चंबल में मिलती है, चंबल आगे जाके यमुना में मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायाधीश शील नागू को। आंसर बी। देखिए, कल शायद वॉइस में भी प्रॉब्लम हुआ है कुछ, शायद एक आपको अगर आपने हैंड फ्री लगाई होगी तो एक ही शायद आपका वो चल रहा होगा पॉइंटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज सॉर्ट आउट कर दिया है आपकी प्रॉब्लम को। काफ़ी मैंने कमेंट देखे थे एक साथ कि सर वॉइस भी थोड़ी कम आ रही है, तो उसको भी बढ़ा दिया है, एक बार आप चेक कीजिएगा। आई होप आज आपको वॉइस पूरी क्लीन मिले और इजीली आपको एक एक फैक्ट, एक एक इन्फॉर्मेशन सुनाई दे। ठीक है, तो कर दिए आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। आपके कमेंट मैंने लगातार मैं देखता ही हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मैं इनिशियली लेवल पर सॉर्ट आउट कर लूँ, नहीं तो हमारी टीम बिल्कुल काम कर रही है आपके लिए। आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वॉइस में। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तो कौन बने हैं? न्यायाधीश शील नागू। वैसे शील नागू अभी तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे, अब इन्हें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। शील नागू, यहां पर इमेज देखिए। इनके पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह थे, इन्हें हटाया गया है और अब नए चीफ जस्टिस बने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के। कौन? तो ये बने हैं शील नागू। ठीक है ना, ओके। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ ये तीनों जुरिडिक्शन एक ही हाईकोर्ट में आते हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, जिसका हेडक्वार्टर या हाईकोर्ट देखे तो हम चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगा।
चर्चित माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली में देखने को मिल जाएगा। इटली में स्थित है माउंट एटना, यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस ज्वालामुखी में वोल्केनो एक्टिविटीज देखने को मिली है, धूल के, राख के गुबार उठ रहे हैं, जिसके कारण ये जिस सिसिली द्वीप पर है, इटली का ही एक द्वीप है सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में, उस द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। तो वोल्केनो एक्टिविटीज के कारण, धुएं के कारण, धूल कणों के कारण, ठीक है ना, कभी भी फट सकता है भाई, तो इसके कारण जो सिसिली द्वीप पर जो केटेनिया एयरपोर्ट है इटली का, इसको 4 जुलाई को बंद कर दिया गया। अभी ये बंद है, अब कब खुलेगा वो बात की बात है, लेकिन सिसिली, इटली का सिसिली आइलैंड है भूमध्य सागर में, अभी मैं आपको मैप बताऊंगा, वहां पर देखने को मिलता है माउंट एटना, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी या सबसे बड़े वॉल्केनो में गिना जाता है। यूरोप का सबसे एक्टिव वॉल्केनो भूमध्य सागर में, इटली के सिसिली द्वीप के ईस्ट कोस्ट पर स्थित है भूमध्य सागर में। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो यह देश है इटली, और यहां पर आपको इसका एक आइलैंड देखने को मिलेगा सिसिली, और इसी पर आपको देखने को मिलेगा माउंट एटना। ठीक है, तो माउंट एटना यूरोप का सबसे एक्टिव वोल्केनो माना जाता है, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। आज का फोकस क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। किस समिति की सिफारिश पर शिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? देखिए, जो मूल संविधान था ना भारत का, उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया था। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची जो है, वो 3 सूचियों की बात करती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के जो सब्जेक्ट हैं, वर्तमान में 61 सब्जेक्ट है राज्य सूची में, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और कनकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते, कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में ही डाला गया था, स्टेट लिस्ट का विषय था। लेकिन आगे चलकर एक कमेटी बनती है स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर 42 अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1976 में, और एजुकेशन को कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब डिमांड की जा रही है कि भैया एजुकेशन को वापस स्टेट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। तो किस समिति की सिफारिश पर एजुकेशन को समवर्ती सूची या कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था? तो यह कमेटी है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ओके। तो इतिहास देखने जाएं तो देखिए, सबसे पहले 1935 के एक्ट में भी एजुकेशन को प्रांतीय विधान सूची में ही रखा गया था, राज्य की सूची थी। संविधान लागू हुआ तो भी ये स्टेट लिस्ट में शामिल की गई, लेकिन आगे चलकर 42 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया एजुकेशन को 1976 में। अब डिमांड की जा रही है कि भैया स्टेट लिस्ट में ऐड करो, है ना। नॉर्मली देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद होता है तो सेंट्रल का कानून आखिरी में मान्य होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट देखते हैं, यूनियन लिस्ट के डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, शेयर मार्केट, है ना, इन सब पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती क्योंकि ये केंद्र सूची के विषय। राज्य सूची में पुलिस, एग्रीकल्चर, पंचायती राज, ये स्टेट लिस्ट के विषय, राज्य सरकार कानून बनाती। कनकरेंट लिस्ट की बात करें तो एजुकेशन, अभी कनकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, ये सब कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट को 7th शेड्यूल में बांटा गया है भारतीय संविधान में। यहां पर बात एजुकेशन की हो रही है तो थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन को जानिए। देखिए, भारतीय संविधान में एजुकेशन को 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में भी जोड़ा गया है। 21A में 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और निशुल्क शिक्षा का अधिकार, उनका मौलिक अधिकार बनाया गया 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा।
और इसी के तहत आर्टिकल 51A में सब क्लॉज के जोड़ा गया। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। और आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों में देखेंगे तो यहां पर हमको पता चलता है कि भैया 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, उनकी प्राथमिक देखभाल, यह सब राज्य की जिम्मेदारी है, वो निभाएगी। आर्टिकल 45। तो इस शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में अलग अलग जगह पर, अलग अलग आर्टिकल पर मेंशन किया गया है। ओके, तो यहां पर बहुत ही इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिलीवेंट फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो उनको भी आपने समझा होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। क्यों? सड़क समस्याओं के निराकरण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप इसे लॉन्च किया है हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने। मोहन यादव जो कि एमपी के सीएम है, इन्होंने घोषणा की है और इन्होंने कहा है कि अगर कोई सड़क से संबंधित, सड़क समस्या से संबंधित अगर कोई भी बोल सकते कंप्लेंट आती है इस एप्लीकेशन पर, तो 7 दिन के अंदर उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। ठीक है ना? तो लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। हाल ही में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1944 में। 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था यूएसए में। ठीक है, 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। यूएसए के न्यू हैम्पशायर प्रांत में ब्रेटन वुड्स नाम के प्लेस पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसीलिए इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। क्यों आयोजित किया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी जो प्रणाली है उसके लिए नए नियमों पर सहमति बनाना दुनिया के देशों के मध्य ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। उस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में 44 देश शामिल हुए थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही 1944 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए, उस वक्त वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? और आगे चलकर इसका नाम किया गया वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही की गई थी। 1944 में आयोजित हुआ था। 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2024 में। डन। तो यहां पर 6 जुलाई के सभी करंट अफेयर हमारे क्लियर हो गए, इजी थे सारे। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली? तो हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के सीएम बने 4 जुलाई 2024 में। निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है? तो रिम ऑफ द पैसिफिक। हाल ही में IUCN ने हाथी की किस प्रजाति को IUCN रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है? तो यह है बोर्नियो हाथी। ठीक है। उपन्यासकार इस्माइल कदारे का हाल ही में निधन हो गया। किस देश के उपन्यासकार है? तो इस्माइल कदारे ये अल्बानियाई उपन्यासकार है जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम राज्य में। अहोम मोइदम यूनेस्को के लिए सिफारिश की गई है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाए। हाल ही में DRDO ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। भारत की किस संस्था द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में किस संगठन ने मृदा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की? तो यह घोषणा की है यूनेस्को ने। ओके, अब
सारे रिवीजन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनकी। तो वधावन बंदरगाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक सीवी चंद्रशेखर का निधन हो गया। सीवी चंद्रशेखर का संबंध भरतनाट्यम से था। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल डी के त्रिपाठी हैं वर्तमान में। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? ठीक है, चर्चा में रहा कालूबार वॉर मेमोरियल लद्दाख के किस घाटी में स्थित है? लद्दाख की किस घाटी में स्थित है कालूबार वॉर मेमोरियल? सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।